बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन सी बेस ग्राफिक लाइब्रेरी के ज़रिए। और आज की मतलब के आज की जो सारी गुफ्तगू है वो इसी टॉपिक पे है। सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन सी, सी बेस्ड ग्राफिक लाइब्रेरी। ठीक है जी, तो देखते हैं। बिस्मिल्लाह। सिंपल पॉलीगॉन। पहली बात, हम पॉलीगॉन क्लिपिंग करने जा रहे हैं, पहले पॉलीगॉन को थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगॉन। हमें कुछ चीज़ें चाहिए कि जिनकी वजह से हम पॉलीगॉन बना लेते हैं। मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्लोज फिगर। पॉलीगॉन वो होती है कि वो स्ट्रेट लाइन से बनी होती है और वो क्लोज फिगर होती है। इसकी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल। ये सब के सब स्ट्रेट लाइंस हैं और क्लोज फिगर्स हैं। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं ये जी। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। हमें कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट्स इज नेसेसरी। पॉइंट्स का मतलब वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हमें पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमें 4 चेक्स चाहिए, 4 चेक्स चाहिए। परफॉर्म्स 4 चेक्स ऑन ईच साइड ऑफ क्लिपिंग विंडो। और कॉमन क्लिपिंग विंडो रेक्टेंगल है, मतलब कि मतलब कि रेक्टेंगल की हर साइड पर, मतलब कि रेक्टेंगल की लेफ्ट साइड पर वो 4 चेक्स लगाने हैं, टॉप साइड पर 4 चेक्स लगाने हैं, राइट साइड पर 4 चेक्स लगाने हैं, बॉटम साइड पर 4 चेक्स लगाने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं। ये देखें, रिमेंबर वन थिंग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज द सेम बट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में बी डिफरेंट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गौर करें कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको एक जैसी मिलेगी लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है मुख्तलिफ हो। इसकी अब इस ये जो बात मैंने की है, ये क्या बात मैंने की है, इसको मज़ीद देखने के लिए अगली हम लाइन पढ़ते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम इन मल्टीपल वेज। हम इस एल्गोरिथम को मल्टीपल वेज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सी बेस ग्राफिक लाइब्रेरी जो कि मैंने लिखा हुआ है, दिस वीडियो फोकस दिस ग्राफिक लाइब्रेरी। मतलब कि जो सी बेस की ग्राफिक लाइब्रेरी है वो तो हम कवर करेंगे, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन सी बेस पे नहीं होती। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना सिर्फ सी बेस ग्राफिक लाइब्रेरी पर है बल्कि ओपन जीएल पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। इसी तरह जितनी ग्राफिक लाइब्रेरीज होंगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम उस ग्राफिक लाइब्रेरी के मतलब की रेफरेंस से कर सकते हैं। तो देखिए जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम सी बेस ग्राफिक लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं और इस एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन हम ओपन जीएल की ग्राफिक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। और ये मैंने अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी फाइल्स, ऑल रिलेटेड एंड नीडेड फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, ये मैंने एक लिंक भी दे दिया है कि अगर आपने इस एल्गोरिथम की ओपन जीएल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। देखें जी, ओपन जीएल इम्प्लीमेंटेशन, ये ओपन जीएल है ना, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है। तो आप ये समझ लें कि ये ओपन जीएल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है जी, आप इसको चाहे लाइनक्स पे चलाएं, यूनिक्स पे चलाएं, मैक पे चलाएं, विंडोज़ पे चलाएं। ठीक है जी, इन मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर ये लाइब्रेरी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब चलेगी। ठीक है जी, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि लिंकर के पैरामीटर्स अकॉर्डिंगली सेट होंगे, क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के भी लिंकर के पैरामीटर दिए जाते हैं। तो हाँ जी, मैं कह रहा था कि जी कुछ ओपन जीएल के भी एक मिनट। जी, तो मैं कह रहा था कि जी ये जो ओपन जीएल की इम्प्लीमेंटेशन है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, मतलब कि ऑल रिलेटेड एंड नीडेड फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स प्रोसीड। अब आगे देख लेते हैं जी, ये नोट 1 और नोट 2 क्या कहता है। डिफरेंट ग्राफिक लाइब्रेरी अवेलेबल इन द मार्केट। ये तरह सी बात है, एक सी बेस ग्राफिक लाइब्रेरी है, एक ओपन जीएल की ग्राफिक लाइब्रेरी है और मुख्तलिफ किस्म की ग्राफिक लाइब्रेरीज हैं। अब जैसे कि एक और ग्राफिक लाइब्रेरी है जिसका नाम मेरे जहन में है, वो है जी सिंपल एंड फास्ट मल्टीमीडिया लाइब्रेरी, जिसको कहते हैं SFML। ये सी प्लस प्लस की बेस करती हुई ग्राफिक लाइब्रेरी है। अब जाहिर सी अब हम उस ग्राफिक लाइब्रेरी को भी इस्तेमाल करते हुए इस एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।
और अगर ऐसा कर लिया तो फिर मेरी ये बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज सेम बट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में भी डिफरेंट, क्योंकि आपको क्लिपिंग नज़र आ रही है, क्लिपिंग होनी है, मतलब कि आपको क्लिपिंग होती नज़र आएगी, लेकिन उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ होती जाएगी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं कि जी इफ़ वी आर यूजिंग सी बेस्ड इफ़ वी आर यूजिंग सी बेस्ड ग्राफिक लाइब्रेरी देन वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स टू कैटर दिस। ठीक है जी, अगर हम सी बेस की ग्राफिक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल से हम इसको इस पे मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल से ग्राफिक लाइब्रेरी भी वेरी कर सकती है और उसको डिफरेंट स्टाइल से भी वेरी करवा सकते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट स्टाइल्स? रनिंग द एल्गोरिथम इन टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर, रनिंग द एल्गोरिथम इन डेव सी प्लस प्लस। और ये द एल्गोरिथम का मतलब है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो हम इस एल्गोरिथम को टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे भी चला सकते हैं और डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे भी चला सकते हैं। अब ये डिफरेंट स्टाइल्स है। अब मैं आपको डिफरेंट स्टाइल्स इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा क्रक्स है कि देखें जी, अगर टर्बो सी प्लस प्लस पर अगर आप काम कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस पर, तो देखें जी वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक नज़र बताना चाह रहा था। और डेव सी प्लस प्लस का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, देखें जी, ये जो ग्राफिक लाइब्रेरी है, ये देखिए जी, मैंने इस फोल्डर का नाम है जी सी बेस ग्राफिक लाइब्रेरी। अच्छा, आपने करना ये है कि ये डॉट टेम्पलेट फाइल और ये जो डॉट टी एक्स टी फाइल है, ठीक है जी, आपने ये दो फाइल्स हैं ना, ये कॉपी करनी है। ठीक है जी, पहला स्टेप। और ये जो डेव सी प्लस प्लस जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उसके टेम्पलेट्स के फोल्डर में आके आपने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। जी मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो वो कह रहा है रिप्लेस, हम कहूँगा रिप्लेस। वो कह रहा है कंटिन्यू, मैं कहूँगा कंटिन्यू। ठीक है जी, ये मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई टेंशन ना, कोई परेशानी ना रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे ये जो ग्राफिक्स डॉट एच और ये विन बी जी आई एम डॉट एच, अब मैं इन डॉट एच फाइल्स को इंक्लूड के फोल्डर में जाके पेस्ट करवा दूंगा। अच्छा जी, देखें जी, ये अगर आप मिंग GW64 पे आएंगे तो यहाँ पे भी इंक्लूड लिब सब कुछ है। आप चाहें तो इनमें भी, इस इंक्लूड में भी आप इस इंक्लूड में भी आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो असल चीज़ देखी जाएगी वो ये मिंग GW32 देखा जाएगा। और इसके इंक्लूड के फोल्डर में आके आपने वो फाइल्स यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। वो कह रहे रिप्लेस, मैं कहूँगा रिप्लेस, कंटिन्यू। अच्छा जी, ये फाइल्स भी, ये एक विन BGIM और एक ग्राफिक्स डॉट एच, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ GR, हाँ ये ग्राफिक्स डॉट एच आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने इसी मिंग GW32 के फोल्डर में रहना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये जो डॉट ए फाइल है ना, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी। और इसको इस मिंग GW32 के फोल्डर में जो लिब का फोल्डर है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है, कंटिन्यू। अच्छा, ये थी इनिशियल सेटिंग। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको इनिशियल सेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी इंक्लूड का फोल्डर है, यहाँ पे भी लिब का फोल्डर है, आप चाहें तो इनमें भी कॉपी पेस्ट कर दें वो फाइल्स। इंक्लूड के फोल्डर में डॉट एच फाइल्स कॉपी होंगी और लिब के फोल्डर में डॉट ए फाइल्स कॉपी होंगी। अब इनमें भी कर दें और यकीन जानें कि मैंने इन दोनों में कर दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये तकरीबन ये कितनी फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फाइलें हैं। इनको रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। डॉट टेम्पलेट फाइल को टेम्पलेट के फोल्डर में, इसको भी टेम्पलेट के फोल्डर में, डॉट एच फाइल्स को इंक्लूड के फोल्डर में, और डॉट ए फाइल को आपने लिब के फोल्डर में। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन वैसे देखा क्या जाएगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये देखा मिंग GW32 जाएगा। आप इनमें भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन देखा ये फोल्डर जाएगा मिंग GW32, और इसमें इंक्लूड और लिब में आपने वो फाइल्स कॉपी कर देनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये इनिशियल सेटिंग करने के बाद अब आप डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे आ जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप Alt F करें। ठीक है जी, यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट
आप सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये कंसोल ग्राफिक एप्लीकेशन, ठीक है जी। और फर्स्ट कर लें, मैं इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी के मतलब रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए मुझे आपको सिर्फ अभी कोड रन करके दिखाना है और डिफरेंट स्टाइल से इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं फ़िलहाल इन नामों पे इतना फोकस नहीं कर रहा, ठीक है जी। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, ये डॉट डेफ फाइल का मतलब है प्रोजेक्ट फाइल, ये आपने प्रोजेक्ट फाइल कहाँ सेव करवानी है। तो मैंने उसे एक फ़ोल्डर बता दिया, मैंने कहा डेमो के फोल्डर में जाके तुम इसे सेव कर दो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस ये जो मेन डॉट सी पी पी यहाँ पे आपने वो कोड रखना है। तो देखो, मैंने ये कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, अभी मैं आपको सिर्फ इसकी रनिंग करवाऊँगा। इस पे अभी हम तफसील से बात करेंगे, ठीक है जी, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये मैं कंट्रोल सी करके मैं इस कंपाइलर पे आया, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। अच्छा, ये इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब वो पूछ रहे सेव कहाँ करना है, मैंने कहा डेमो के फोल्डर में ही, और नाम मेन डॉट सी पी पी ही चलेगा, खैर है। अच्छा जी, ये फाइल सेव करने के बाद ये आपको इनिशियल सेटिंग करनी पड़ेगी, वो फाइल्स रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में सबमिट करने हैं, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे कोड लिख देना है। कोड लिखने के बाद अब देखें, यहाँ पे 64 बिट रिलीज़ है, अब आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। इस कॉन्फ़िगरेशन को आपने 32 बिट डीबग पे करना है। वो कह रहा है कि ये आप करना चाहते हैं, आर यू श्योर। हम कहेंगे हम बिल्कुल श्योर है, हम करना चाहते हैं। अब ये 32 बिट डीबग पे आ गया है, ठीक है जी। ये प्रोग्राम अब ये कॉन्फ़िगरेशन 32 बिट पे सेट हो गई है। अब आपने सिर्फ F11 करना है, तो आपके सामने ये कोड रनिंग में आता हुआ नज़र आएगा। मैं कह रहा हूँ अभी सिर्फ रनिंग करके दिखा रहा हूँ, इस पर हम तफसील से बात अभी करेंगे। मैंने F11 प्रेस कर दी है, और ये कंपाइलेशन जारी है, और ये एग्जीक्यूटिंग हो शुरू हो गई है। देखें जी, वो मुझसे पूछ रहा है जी आपने वो रेक्टेंगुलर, मैंने कहा था जो क्लिपिंग विंडो है वो आमतौर पर रेक्टेंगुलर होती है। तो देखो, वो मुझसे पूछ रहा है रेक्टेंगुलर क्लिप पे कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी ये करके रन करके दिखाता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स 4, एंटर कोऑर्डिनेट्स 100, 350, 350, 100, 100, 200, 200, 100। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे वर्टेक्स हैं, ठीक है। ये मैंने देखें जी, नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी हमने दी हैं 4, तो और ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने कितने दिए हैं 8, ठीक है जी। 4 to the 8, मतलब कि अगर नंबर ऑफ़ साइड्स 4 हैं तो कोऑर्डिनेट्स कितने देने पड़ेंगे, 8 कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखें जी, अब मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि हमने कोऑर्डिनेट्स कितने डाले थे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, और कोऑर्डिनेट्स 8 डाले हैं, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे एंटर का बटन दबाऊँगा, तो देखें इसने क्लिप कर दी है, ठीक है जी, इसने क्लिप कर दी है। अभी ये सिर्फ मैंने आपको रनिंग करके दिखा दी है। अभी आप ये ना समझिए कि मैं स्कोर को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, स्कोर को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। और ये 32 बिट डिबग पे चलाना है आपने, ठीक है जी। और ये मेरा वर्जन भी देख रहे हैं, डेव सी प्लस 5.11 है। अच्छा, बाज़ औक़ात वर्जन कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, इस वजह से मैं आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पे फोकस भी करवा रहा हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई, ये जो मैंने आपको बताया था कि रनिंग दी एल्गोरिदम इन डेव सी प्लस प्लस, ठीक है जी। रनिंग दी एल्गोरिदम इन डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर, हमने इस एल्गोरिदम को सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग को डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पे चला दिया। अब हम इसकी रनिंग यहाँ पे करेंगे, और रनिंग यहाँ पे करेंगे, और फिर इसकी डिटेल शुरू करेंगे, क्योंकि पहले आपको रन होता हुआ नज़र आ जाए और फिर इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, उसके लिए आप ज़रा डेस्कटॉप पर आ जाएं, और ये देखें ना, इसका आइकन देख रहे हैं MS DOS, ये है टर्बो C++ 3.2, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। अच्छा जी, अब अच्छा जी अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ। अच्छा, ये जो टर्बो C++ है ना 3.2, इसका इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, ऐसे है। वर्जन कौन सा है, टर्बो C++ 3.2। अच्छा, आपने यहाँ ये वाले 2 ऑप्शन अनचेक रखने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने जो प्रोग्राम जो भी लिखना है ना,
आपने प्रोग्राम पहले इस नोट पैड प्लस प्लस या किसी भी एडिटर पर लिखना है, ठीक है जी। आपने जो प्रोग्राम लिखना है किसी भी एडिटर में लिखना है, जैसे कि ये नोट पैड प्लस प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है। इस प्रोग्राम को आपने सेव कहाँ करना है? इस प्रोग्राम को आपने, वो मैं फाइल्स भी निकाल देता हूँ। ये यहाँ पे टर्बो C3 और प्रोजेक्ट्स। अच्छा, आपने ये प्रोग्राम किसी भी एडिटर में टाइप करके इस प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है ओपन सोर्स फाइल। ओपन सोर्स फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम रखा हुआ है gr05.cpp और इसको मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। अच्छा, इसने आगे से डोस बॉक्स खोल देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको ये विंडो छोटी नज़र आ रही है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रनिंग करके दिखाऊंगा। तो रनिंग करने के लिए अगर आप इसे आल्ट एंटर दबाएंगे तो ये जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ इसकी रनिंग करके दिखा रहा हूँ, अभी इस पर तफसील से गुफ्तगू अभी हमने नहीं की। अच्छा जी, ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो 0 एरर्स आए हैं और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो मुझसे फिर पूछ रहा है जी कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैं फ़िलहाल वही कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, 200 400 400। अच्छा, कितनी साइड देनी है? मैं कहता हूँ जी 4 साइड देनी है। कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 8 कोऑर्डिनेट्स होंगे। 200 350 350 100, ठीक है जी, 100 200 200 100, ठीक है जी। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। देखें जी, अनक्लिप पॉलीगॉन ये वैसे ही नज़र आया है। देखो जी, मैंने आपको दिखाया विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज सेम, ठीक है जी। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये यहाँ पे क्लिप कर जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी रनिंग हमने दोनों कंपाइलर्स पे देख ली है, ठीक है जी। अब हमने इसकी रनिंग दोनों कंपाइलर्स पे देख ली है। अब वक्त आ गया इसको तफसील से इस पर गुफ्तगू करें। आपको रन होता हुआ नज़र आ गया जी? बिल्कुल। अब इस पर बात करते हैं तफसील से। अच्छा, ऑल टेक्स्ट, ये अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना फाइल और यहाँ पे क्विट का मतलब है ऑल टेक्स्ट दबाऊंगा तो ये क्विट हो जाएगा, ये डोस बॉक्स क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। और फिलहाल इसको मैं भी, हम इस पर पहले प्रोग्राम पे आते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले तो ये सारी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आप टेंशन में ना आ जाएं। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी, हमने आयो स्ट्रीम इंक्लूड करवाई, क्योंकि इनपुट आउटपुट ये प्रोग्राम परफॉर्म कर सके। कोनोयो इंक्लूड करवाई ताकि कंसोल इनपुट आउटपुट हो सके। और ये जो ग्राफिक्स डॉट एच है ये यही है सी बेस ग्राफिक्स लाइब्रेरी। और ये जो हैश डिफाइन, ये जो राउंड फंक्शन आपको अजीब सी लाइन नज़र आ रही है, देखें जी, ये राउंड फंक्शन का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है जी। ये क्या दे रहा है? ये राउंड फंक्शन का इफेक्ट दे रहा है। और ये दरअसल हम इस केस में फ्लोट टू इंट कन्वर्जन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है ना, टर्बो सी प्लस का कंपाइलर जो है इसको, इस चीज़ को नहीं मानता। डेव सी प्लस का कंपाइलर डिमांड करता है कि मुझे स्टेटमेंट दो, टर्बो सी प्लस का कंपाइलर इस चीज़ को नहीं मानता बल्कि एरर दे देता है। तो मैंने इसको यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दी है। मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स और एरे बनाई हैं। ये कोड आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अब आपको इस चीज़ को, एक तो मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट कंपाइलर पे से रन करके दिखा दिए, और मज़ीद ये कि अब इसको एक्सप्लेन करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन भी आपने नहीं सुनी होगी। अच्छा जी, ग्लोबल वेरिएबल्स और एरे, यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल्स और एरे बनवा दी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिप लेफ्ट, ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि लेफ़्ट क्लिपिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो x2 माइनस x1 है, अब आपको ये सबसे बड़ा झटका आपको ये लगेगा कि यार ये अजीब सी लाइन क्या लिखी है। मैंने कहा ये इफेक्ट लाइक राउंड फंक्शन है। फिर आपको सबसे एक और चीज़ तंग करेगी कि यार ये x2 माइनस x1 है और ये क्या अजीब सी चीज़ है। तो एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन ज़ीरो वैल्यू मेक्स द इफ बुलियन कंडीशन ट्रू। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन ज़ीरो वैल्यू आई तो इसका मतलब है इफ़ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है।
और इस सूरत में हम स्लोप कैलकुलेशन करेंगे और स्लोप कैलकुलेशन इस्तेमाल होगी आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। और अगर देखें मतलब कि इफ़ की कंडीशन ये तभी फॉल्स होगी जब यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, सिर्फ मतलब कि, और बाकी हर हालत में ट्रू रहेगी। अगर आपके पास -10 आया तब भी ये ट्रू होगी, और अगर +10 आया तब भी ट्रू होगी। और यहाँ पे सिर्फ ये फॉल्स कब होगी, जब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा, ठीक है जी, तब ये फॉल्स होगी और तब ये एल्स पार्ट चलेगा, नहीं तो ये स्लोप की कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने वो जो हमने कहा था 4 चेक्स लगाने हैं ईच साइड पर, अब तो हम उसकी बात कर लेते हैं। देखें जी, ये केस है, ये वाला केस, ये केस है इन साइड टू इन साइड का, ठीक है जी। आप इस थ्योरी कंसल्ट कर सकते हैं। ये केस है इन साइड टू इन साइड का, जिसमें हम सेकंड पॉइंट को सेव कर लेते हैं, ठीक है जी, सेकंड पॉइंट को सेव कर लेते हैं। अब ये जो सेकंड पॉइंट से क्या मुराद है, इसके लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी देखनी पड़ेगी, आपको बाकी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन साइड टू इन साइड के केस में आपने सिर्फ सेकंड पॉइंट सेव किया, और किस में, ARR की एरे में, ठीक है जी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिला के एक पॉइंट बनता है। और हमने के को 2 से इंक्रीमेंट क्यों दिया, क्योंकि हमने एरे के 2 इंडेक्स इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमने इसे 2 से इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है जी। और ये मैं आपको बता दूं, ये के एक इंटीजर टाइप का है, और ये बाकी के इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का ग्लोबल वेरिएबल है। और ये एक्स मीन, वाई मैक्स, ARR, M, ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं और ग्लोबल हैं। और तभी हमने इनको इस फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ग्लोबल नेचर की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद ये इन साइड टू इन साइड केस देख लिया। अब ज़रा इस केस को देखें, आउटसाइड टू इनसाइड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 चीज़ें करते हैं। इसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेव करते हैं, और दूसरा सेकंड पॉइंट को सेव करते हैं। और सेकंड पॉइंट वो होता है जो कि उस क्लिपिंग विंडो की बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा होता है। रिपीट, सेकंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि क्लिपिंग विंडो की बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा होता है, ठीक है जी। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेव कर लिया, और दूसरा सेकंड पॉइंट सेव कर लिया, और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिला के एक पॉइंट बनता है, ठीक है जी। और देखे ना, मैंने आपको कहा था कि पॉइंट्स की कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है जी। ये प्योर पॉइंट्स की कैलकुलेशन है, ठीक है जी। हमने पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है, और उसी के मुताबिक आगे हमने वो चीज़ ड्रॉ करनी है। अच्छा, इस के को हमने 4 से इंक्रीमेंट क्यों दिया, क्योंकि हमने एरे के 4 इंडेक्स यूज़ कर लिए हैं। अगला केस देखते हैं, इन साइड टू इन साइड। इसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेव करेंगे, और ठीक है, बस सिर्फ ओनली सेव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर तो केस नंबर 3 है, इन साइड टू आउटसाइड, तो फिर हमें सिर्फ सेकंड पॉइंट को सेव करने, हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेव करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। ये जो आपको M स्टार एक्स मिन माइनस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेव करने की कैलकुलेशन है। तो मतलब कि ओवरऑल हम इस फंक्शन में कर क्या रहे हैं, हम ओवरऑल, अच्छा ये जो केस 4 है ना, ये आउटसाइड टू आउटसाइड है, और ये डू नथिंग केस है, ठीक है जी, ये एक डू नथिंग केस है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये पूरा ओवरऑल फंक्शन कर क्या रहा है। अच्छा, इसमें x1 फ्लोट टाइप का है, y1 फ्लोट टाइप का है, x2 फ्लोट टाइप का है, y2 फ्लोट टाइप का है, ठीक है जी। इस पूरे फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 4 केसेस टेस्ट कर रहे हैं, और उसके मुताबिक कुछ ना कोई पॉइंट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और पॉइंट्स निकाल रहे हैं जो कि हमारी ज़रूरत के हैं, ठीक है जी। तो ये 4 केस हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, 4 केस हमने टेस्ट कर लिए, ये क्लिप लेफ़्ट पर। इसी तरह अब क्लिप टॉप पर, ये भी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि टॉप क्लिपिंग को परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, ये फिर अजीब सी कंडीशन ये है कि देखिए जी, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू मेक्स दी इफ बुलियन कंडीशन ट्रू। अगर यहाँ पे -10 आ जाएगा तब भी कंडीशन ट्रू है, +10 आ जाएगा तब भी कंडीशन ट्रू है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे बाद में। और अच्छा, अब ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, 4 केसेस बिल्कुल सेम है। थोड़ी सी कंडीशन का फ़र्क हो जाएगा, थोड़ी सी वैल्यूज़ का फ़र्क हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इन साइड टू इन साइड के केस में हमने सिर्फ सेकंड पॉइंट सेव कर लिया, आउटसाइड टू इन साइड के केस में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेकंड पॉइंट सेव कर लिया, और जितने इंडेक्स इस्तेमाल किए उतना उस के को इंक्रीमेंट दे दिया। यहाँ पे 2 इंडेक्स इस्तेमाल हुए तो 2 से इंक्रीमेंट, यहाँ पे 4 इंडेक्स इस्तेमाल हुए तो 4 से इंक्रीमेंट। और इन साइड टू आउटसाइड के केस में हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेव किया, और बाकी केस 4 डू नथिंग केस है, तो उसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी कमेंट कर दिया है कि ये भी कोई केस होता है। अच्छा, क्लिप राइट भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम कर रहा है, ठीक है जी, क्लिप राइट भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम कर रहा है कि स्लॉप कैलकुलेट की, वो जो 4 केसेस हैं उनको टेस्ट किया, ठीक है जी। इसकी एक्सप्लेनेशन वही है जो पहले हो चुकी।
फिर बॉटम बॉटम भी वही कर रहा है जो कि बाकी कर रहे हैं। सॉल्व कैलकुलेट की, और वो 4 केस टेस्ट किए, ठीक है जी। और उन केसेस में हमने क्या क्या सेव करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सारी बातें। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी मेन फंक्शन शुरू हो गया। मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे ये जो जी डी डिटेक्ट, ये हमने कुछ इंटीजर वेरिएबल्स बनाई और इंटीजर एरे बनाई। ये पोली जो है वो एक इंटीजर एरे है, और बाकी ये भी इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अब ये जो एक्स आई वाई आई एक्स एफ वाई एफ, अच्छा आप गौर करें, मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो 4 वेरिएबल्स हैं ना, ये पूरे प्रोग्राम में कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, ठीक है जी। आप ज़रा इस चीज़ को थोरोली देख लें, ये 4 वेरिएबल्स तो पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन ये बड़े मज़े से आगे मतलब कि कंटिन्यू हो रहे हैं, बड़े मज़े से हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं, हालांकि इनका कोई यूज़ नहीं, ठीक है। इनमें एक भी वैल्यू साइन नहीं हो रही, ठीक है जी। ये मैंने इंटीजर मैंने बता दिया। देखें जी, ये जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं और इंटीजर एरे हैं, ये लोकल इन नेचर हैं, ठीक है जी। फंक्शन के जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है वो लोकल वेरिएबल होता है, और जो फंक्शन से बाहर बनता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है जी। अब मेन भी एक फंक्शन है, ठीक है जी। अच्छा, ये एक स्पेशल यूजर डिफाइन फंक्शन है कि जिससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होनी है। ये एक तो ये बात, और दूसरा मेन फंक्शन लिख कौन रहा है, आप लिख रहे हो, तो ये एक यूजर डिफाइन फंक्शन है। अच्छा जी, कैसी बात है कि ये 4 वेरिएबल्स तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ आगे इनपुट आउटपुट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, हमने नंबर ऑफ़ साइड्स 4 बताई, तो कोऑर्डिनेट्स कितने दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हमने। अच्छा, ये सारे मैंने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, मतलब कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये मैंने कमेंट्स भी साथ साथ लिखे हुए हैं, ताकि अगर आपको कोई चीज़ तंग करेगी तो वो कमेंट्स के ज़रिए भी क्लियर होती जाएगी। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ साइड्स अगर 4 हैं तो कोऑर्डिनेट्स कितने देने हैं, 8। तो 8 कोऑर्डिनेट्स देखो हमने ऐसे दिए हैं। ये हमने वर्टेक्स 1 के एक्स का कोऑर्डिनेट बताया, वर्टेक्स 2 के एक्स का कोऑर्डिनेट बताया, वर्टेक्स 3 के एक्स का कोऑर्डिनेट बताए, वर्टेक्स 4 के एक्स का कोऑर्डिनेट बताए, ठीक है। हमने 4 वर्टेक्स बताए जिनके एक्स का कोऑर्डिनेट बताए थे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एरे, ये जो सी इनकी, ये एरे है, ये जो लूप है। अच्छा अच्छा, कैसी बात है, यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगी हुई, तो फोर के ठीक अगली स्टेटमेंट ही इसका पार्ट है, मतलब कि फोर की बॉडी सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है, ठीक है जी। अच्छा, अगर अगर तो नंबर ऑफ़ साइड्स 3 है तो आप उसके ये कोऑर्डिनेट्स दे के चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने नंबर ऑफ़ साइड्स 3 रखनी है, तो अगर आप मैंने साथ साथ सजेशंस भी दी हुई हैं कि अगर आप नंबर ऑफ़ साइड्स 3 रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3 में अगर आप ये कोऑर्डिनेट्स भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर आप 3 4 के अगर आप मैं कहते हैं जी मैंने 3 साइड नहीं देनी, 4 साइड नहीं देनी, तो आप 5 साइड्स पे भी कोऑर्डिनेट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। वो आपकी फिर अपनी डिस्क्रिप्शन पे है, अपनी मर्ज़ी पे है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखें, ये अगली स्टेटमेंट है, ये क्या है। देखें जी, दीज 2 स्टेटमेंट्स एंश्योर्स दैट एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। ये तो बात हो गई। ये हो क्या रहा है असल, देखें हो क्या ये रहा है कि ये जो पोली 0 और ये जो पोली वाई 0 और पोली वाई 1 है ना, इसमें हमारा फर्स्ट वर्टेक्स पड़ा है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये वाला। अगर आपने 4 साइड फर्स्ट कर लें कि अगर आपने 4 साइड्स दी हैं, तो ये जो पोली 0 और पोली 1 पे ना, ये वाला वर्टेक्स पड़ा है, ठीक है जी। और आप ये वर्टेक्स, मतलब कि देखें जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस लूप को चला चुके, अगर आप इस लूप को चला चुके, तो एन की कीमत 4 है, ठीक है ना, एन में 4 पड़ा है, तो 2 4 द 8। ये लूप 8 टाइम्स चलेगा, ये लूप 8 टाइम्स चलेगा। 8 टाइम्स मतलब 0 to 7। अच्छा जी, इस लूप में 8 टाइम्स चला, तो उसने हमसे 8 कोऑर्डिनेट पूछ लिए। तो अब इस वक्त आई की वैल्यू 8 हो चुकी है, और यहाँ पे यहाँ पे आई की वैल्यू 8 है। तो मतलब कि आप ये समझ लें कि मैंने ये जो 100 है ना, ये जो 100 पोली वाई 0 पे 100 है, तो मैंने 100 को 8 इंडेक्स पे असाइन करवा दिया। फिर मैंने जो 350 है उसको मैंने 9th इंडेक्स पर प्लेस करवा दिया, इसी पोली वाई की एरे में। अच्छा, इनपुट हमने जो इनपुट किया वो इस पोली वाई की एरे में की है, और ये जो पोली वाई की टाइप क्या है, फ्लोट, ठीक। अच्छा, ये कनेक्टेड का मतलब, ये तो एक तो ओवरऑल देने के लिए, ओवरऑल बात बताने के लिए ना, लेकिन इसकी असल मकसद ये हो रहा है, मतलब कि पोली वाई 0 और पोली वाई 1 पर हमारा ये पहला वर्टेक्स पड़ा है जो हमने एंटर किया है, और वो वर्टेक्स अब 8 और 9 इंडेक्स पर भी असाइन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब इस पोली वाई की एरे के 10 इंडेक्स यूज़ हो गए हैं, 0 to 9। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट्स ये कर रही हैं। अच्छा, आगे आ जाएं। अच्छा, अगली लाइन पे भी एक फॉर लूप है जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चल रही है। अच्छा, ये जो हमने अब n+2 कर दिया,
वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू, बिकॉज वी यूज टू मोर इंडेक्स ऑफ द पॉली वाई एरे जैसे बतूल है। देखें जी यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ और डाल दी हैं, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ और डाल दी हैं। अब जबकि ये एन की कीमत 4 है तो 2 4 द 8, 8 प्लस 2 10, तो ये 0 to 9 10 पास चलेगा। मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू रखवाई हैं तो वो ये 8 और ये 9 पर रखवाया। तो अब ये इसको एवेल्यूट करें तो यहाँ पे 10 बनता है, 2 4 द 8, 8 प्लस 2 10, तो ये 0 to 9 मतलब 10 टाइम्स चलेगा। ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। और हम कर क्या रहे हैं, इस पॉली वाई जो कि एक फ्लोट टाइप की एरे है उसको हम राउंड कर रहे हैं। मतलब कि ये है फ्लोट टाइप की एरे और पॉली को है ये इंटीजर टाइप की एरे है। तो इसने फ्लोट टू इंट कन्वर्जन करनी है। इस राउंड ने क्या करना है, इस राउंड ने फ्लोट टू इंट कन्वर्जन करनी है और इंडेक्स पर वैल्यू रखवा देनी है। लेकिन मुझे इस चीज़ पर थोड़ा इतराज़ है कि ये जो पॉली वाई है ना, ये जो खाली पॉली है, ये जो कि इंटीजर टाइप की एरे है, इसमें सिर्फ पहले दो वर्टेक्स ही आएंगे। इसमें सिर्फ पहले दो वर्टेक्स ही आएंगे, बाकी मतलब कि ये चार वैल्यूज़, इसमें से पहले दो वर्टेक्स आएंगे, बाकी वो वैल्यूज़ 0 0 कर देता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको लग रहा होगा कि यार ये बातें मैं कैसे बता रहा हूँ। देखें जी, यहाँ पे एक डिबगर भी है, इस टर्बो C++ के अंदर एक डिबगर भी मौजूद है। ये बातें मैं इस लिहाज से कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब वो जो डिबगर का, मैं आपसे डिबगर की मुलाकात भी करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो बातें मैंने देखी हैं वो बातें मुझे आपको बताने दें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि हम किधर पहुंचे थे। हम यहाँ पे पहुंचे थे कि इस लूप ने 10 टाइम्स चलना है, ठीक है। और ये राउंड कंप्लीट, ये राउंड यहाँ पे कर क्या रहा है, फ्लोट टू इंट कन्वर्जन कर रहा है। हालांकि ये आपको नज़र आ रहा है कि देखें जी, राउंड के आगे पैरेंथेसिस लगी हुई हैं और पैरेंथेसिस इंडिकेट करती हैं कि मैं एक फंक्शन हूँ। लेकिन ये इफेक्ट लाइक अ फंक्शन है, इफेक्ट लाइक अ फंक्शन है। देखें जी, हालांकि ये तो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लेकिन आपको ये राउंड फंक्शन का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। आपको महसूस हो रहा है कि ये एक राउंड फंक्शन है, हालांकि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे है। अच्छा जी, अब हम कहाँ थे, राउंड पर थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, मैंने यहाँ पे इनिट ग्राफ कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, कैसी बात है। अच्छा जी, अगर आप वो जो डेफ C++ पर ये लाइन ना भी लिखेंगे ना तो भी प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, पहली बात ये कि मैंने करेक्टर पॉइंटर यहाँ पे क्या हरकत कर दी। देखें जी, सी में ये जो हम, अगर हम ख़ास तौर पे सी में बात करें तो सी में आप एरे कैसे बना सकते हैं। सी में एरे बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप करेक्टर की एरे बनाएं या आप करेक्टर का पॉइंटर बनाएं। तो ये मैंने स्ट्रिंग ही दे दी। तो स्ट्रिंग की जो अगर हम सी को देखें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें, तो उसमें कोई स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप है ही नहीं। उसमें अगर आपने स्ट्रिंग बनानी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप उसको करेक्टर की एरे बनाएं या आप उसको करेक्टर पॉइंटर बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इस स्ट्रिंग को एज अ करेक्टर पॉइंटर टाइपकास्ट किया, कन्वर्ट किया और फिर मैंने इसको पास कर दिया। अच्छा, इनिट का ग्राफ क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। कहाँ पे पड़ा है, ग्राफिक्स डॉट एच में पड़ा है। सेट कलर का फंक्शन, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। कहाँ पड़ा है, ग्राफिक्स डॉट एच में पड़ा है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये भी एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है। ये कहाँ पड़ा है, ये भी ग्राफिक्स डॉट एच में पड़ा है। अच्छा, इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको, मुझे नहीं उम्मीद किसी ने दी होगी, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी मतलब कि सर खपाई की है, तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, हमने ये देखें जी, लाइब्रेरी देखें जी, जब भी आप लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस फंक्शन का नाम क्या, लाइब्रेरी में, और वो क्या क्या आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। पहला तो वो इंटीजर का एड्रेस डिमांड कर रहा है। दूसरा भी ये जो GD और GM ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं, वो पहले तो वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ले रहा है, फिर दूसरे में भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ले रहा है, और तीसरा आर्गुमेंट एज अ कैरेक्टर पॉइंटर ले रहा है, ठीक है जी। ये बस मैं आपको कहने का मकसद ये है कि अगर आपने लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, तो आपको चाहिए ये कि फंक्शन का नाम पता हो और वो क्या क्या पैरामीटर ले रहा है। अगर आपको ये पता है तो आपको वो लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी आ गई है, और आपने लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए कभी घबराना नहीं। इसकी तफसील मैं आपको फिर आखिर में बताऊंगा, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। अच्छा जी, सेट कलर हमने रेड कर दिया। रेक्टेंगल हमने देखें, हमने सिर्फ पैरामीटर सेटिंग की है, उसने रेक्टेंगल खुद ब खुद ड्रॉ कर देना है। ये वन लाइन स्टेटमेंट रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए काफ़ी है।
वो जो हमारी क्लिपिंग विंडो है यहाँ पे इस हमारे इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करते हुए ये यहाँ पे हमारी क्लिपिंग विंडो तैयार करने के लिए ये एक स्टेटमेंट काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये सेट कलर किया। ठीक है जी। और फिल पॉली किया। फिल पॉली, सेट कलर, ये भी बिल्ट इन फंक्शन और पी डिफाइन फंक्शन है जो कि ग्राफिक्स डॉट एच में पड़े हैं। अच्छा, ये जो गेट सी एच है ना, ये कोनोयो डॉट एच में पड़ा है। गेट सी एच, अच्छा ये एक नॉन स्टैंडर्ड, पहली बात ये बिल्ट इन फंक्शन है और पी डिफाइन फंक्शन है। कहाँ पर है? कोनोयो डॉट एच में, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड है। बस ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका मतलब है वो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अच्छा, क्लियर डिवाइस, ये भी ग्राफिक्स डॉट एच में पड़ा है। ये बिल्ट इन फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन। अच्छा, अब ये बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये भी लाइन समझने के काबिल है कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले के को ज़ीरो कर रहे हैं, फिर एक लूप चला रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर लूप चला रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो पहली बात तो ये हमने के, चूँकि ग्लोबल वेरिएबल है और ये के कहाँ इस्तेमाल हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये के जो के वेरिएबल है, ये क्लिप लेफ्ट, मतलब कि जो भी हमारे क्लिपर्स बनाए हैं, हमने जो भी क्लिपर्स बनाए हुए हैं, क्लिप लेफ्ट क्लिपर, राइट क्लिपर, बॉटम क्लिपर, टॉप क्लिपर, ये यहाँ पर एरे के इंडेक्स पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। ये ग्लोबल वेरिएबल है, वाज़ेह रहे। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो एक और बात बता दूँ कि ये जो ARR एरे है ना, इसमें वो पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। ये ARR, ये वो ग्लोबल एरे है। और कौन सी ग्लोबल एरे है? फ्लोट। ये ARR वो फ्लोट ग्लोबल एरे है कि जिसमें हमारी पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे सेव हो रहा है, और जो पॉइंट्स हमने सेव करने वाले हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे सेव हो रहे हैं। और जो के है ये यहाँ पे एज एन इंडेक्स यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाएं, फिर से वहाँ पे के, जहाँ पे के आ रहा था वहाँ पे आएँ। देखिए जी, यहाँ पे आ गया के। ठीक है जी। ये इस यहाँ पे हम यहाँ पे हैं इस वक्त। अच्छा जी, यहाँ पे एन की कीमत क्या है? एन की कीमत है यहाँ पे 4। एन की कीमत है यहाँ पे 4, टू फोर द 8, और हमने 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। 2 फोर द 8 और 2 से इंक्रीमेंट, बिल्कुल ठीक। तो अब मुझे ये बता दो कि ये लूप चलेगा कितनी बारी? ये लूप चलेगा 4 टाइम्स। ठीक है जी। अच्छा, वाई इंक्रीमेंटेड बाई 2? बिकॉज 2 वर्टेक्स हैज़ बीन पास इन 1 इटरेशन। एक इटरेशन गुजरेगी तो 2 वर्टेक्स पास हो जाएंगे, और हर वर्टेक्स पर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब कि ये आई और i+1, ये आई और i+1 एक वर्टेक्स है। i+2 और i+3 ये दूसरा वर्टेक्स है। मतलब कि वर्टेक्स 1 का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे पड़ा है, वर्टेक्स 1 का y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पड़ा है, वर्टेक्स 2 का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे पड़ा है, वर्टेक्स 2 का y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पड़ा है। मतलब एक इटरेशन गुजरेगी तो 2 वर्टेक्स पास हो जाएंगे। 2 वर्टेक्स हम इस फंक्शन को पास कर देंगे, मतलब कि 4 वैल्यूज़ होंगी वो। अच्छा जी, और ये इंक्रीमेंट देखें जी, पहली बात तो ये कुछ वैल्यूज़ रिपीट भी होंगी। मैं आपको इस यहाँ पे कुछ डिटेल चाहिए यहाँ पे कि देखें जी, जब ये लूप पहली बार चलेगा। अच्छा, ये मैं आपको इतनी डिटेल में कैसे बता सक रहा हूँ? देखें जी, मैंने आपको फिर बताया कि यहाँ इतनी डिटेल में इस वजह से बता सक रहा हूँ क्योंकि मैंने वो डिबगर इस्तेमाल किया। ठीक है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन एकदम मेरे जहन में वो बात क्लिक हुई। तो उसके डिबगर से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, ज़रा आप ज़रा सब्र रखें। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, पहले आई की वैल्यू 0 है तो पोली वाई 0 और पोली वाई 1। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा पहला वर्टेक्स पर है, वो पास हो गया। पोली वाई मतलब एक्स है कोऑर्डिनेट। फिर पोली वाई यहाँ पे देखें जी, 0 1 2 0 1 2 3। पहली इटरेशन में ये 0 1 2 3 इंडेक्स पास होंगे कि जिनमें हमारे दो वर्टिसेस उठ के इस फंक्शन को पास हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली इटरेशन देखें। अच्छा, इस मैंने आपको बताया कि ये लूप है, चलना कितनी बारी है? ये सिर्फ 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि 2 4, ये देखें 2 4 द 8 और ये 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, अगली इटरेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 3 4 5। अब ये इंडेक्स उठ के पास हो जाएंगे। अच्छा, वाज़ेह रहे कि 0 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट इटरेशन थी उसमें 2 और 3 इंडेक्स पास तो हो गया हुआ था, लेकिन सेकंड इटरेशन पर भी यहाँ पे 2 3 4 5 ये इंडेक्स पास हो जाएंगे इस पॉली वाई। और ये पॉली वाई वो लोकल एरे है, या वो पॉली वाई वो फ्लोट एरे है जिसमें हमने अपने असल कोऑर्डिनेट्स प्लेस किए थे।
जब वो हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। अच्छा उसके बाद अच्छा ये दो इटरेशन, अब ये पहली इटरेशन पे 0 1 2 3 आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो गई, तो अगली इटरेशन पे 2 3 4 5 ये इंडेक्स पास हो जाएंगे। अब 2 के बाद 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 4 5 6 7 ये इंडेक्स पास हो जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बाद 6 हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 7 8 9, तो ये इंडेक्स आगे पास हो जाएंगे। तो ये लूप चलेगा 4 टाइम्स ही। ठीक है, क्लिप लेफ्ट 4 टाइम्स चलेगा। अच्छा अब जब हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे तो ये के को डिवाइड 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब के में 10 आ चुका हुआ है। ठीक है जी, अब ये मैं कैसे बता सक रहा हूँ, ये आपने कैसे कह दिया, ये आपने कैसे कह दिया कि इस लूप के चलने के बाद के की वैल्यू 10 हो चुकी है, ये आपने कैसे कह दिया। यकीन जाने कि जब तक मैंने डिबगर इस्तेमाल नहीं किया था तो मैं यहाँ पे ज़ीरो समझ रहा था कि भाई ये 0/2 तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन वो डिबगर इस्तेमाल करने के बाद पता लगा कि जी नहीं जी, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है कि के की वैल्यू इस लूप के चलने के बाद या इस फंक्शन के चलने के बाद 4 मरतबा, तो वो लूप की के की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो 10/2 5, अब एन में क्या आ गया 5, और के की वैल्यू क्या है 10, मतलब कि कहने का मकसद ये कि ये लूप 10 टाइम्स चलेगा 0 to 9, क्योंकि इस वक्त के की वैल्यू 10 है। अच्छा ये मैंने कैसे कह दिया, फिर वही बात, मैंने डिबगर इस्तेमाल किया, डिबगर की मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगा। अच्छा उसके बाद अब देखें जी, फिर मैंने वही ये स्टेटमेंट्स देखें, ये स्टेटमेंट्स आपको जानी पहचानी नज़र आएंगी। कैसे जानी पहचानी नज़र आएंगी कि देखें जी, इस टाइम आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस टाइम आई की वैल्यू 9 हो चुकी है। जब जब इस जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 9 हो चुकी है, तो ये यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 11 होगा। मतलब कि ये जो हमारा पहला वर्टेक्स था, फिर वही बात, ये जो 0 और 1 पे हमारा पोली वाई के 0 और 1 इंडेक्स पे हमारा पहला वर्टेक्स पड़ा हुआ है। ठीक है जी, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ वो वर्टेक्स, मैं किस वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये जब आपने 4 साइड एंटर की तो ये हमारा पहला वर्टेक्स है, वो पोली वाई 0 और पोली वाई 1 पर हमारा ये वर्टेक्स पड़ा हुआ है। अच्छा और ये हमारा पहला वर्टेक्स हमने कहाँ सेव करवाया, ये हमने सेव करवाया इसकी वैल्यू कहाँ हो चुकी है, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 0 to 9 10, इसकी वैल्यू 10, आई की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो 10 और 11 इस पोली वाई के 10 और 11 इंडेक्स पर हमने दोबारा वो पहला वर्टेक्स सेव करवा दिया। अच्छा अब हमने के की वैल्यू दोबारा 0 कर दी। देखिए जी, इस पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे के की वैल्यू 10 हो चुकी थी। ठीक है जी, बल्कि इस पूरे केस में, इस पूरे पोर्शन में के की वैल्यू 10 हो चुकी थी। अब हम उस के की वैल्यू को दोबारा 0 कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा के की वैल्यू यहाँ पे दोबारा 0 कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे ये बता दो, अच्छा जी ये जो n है, अब n की वैल्यू क्या है, देखें जी पिछली बार अब n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो चुकी है, 10/2 5, अब यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 5 10, तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे ये जो क्लिप टॉप है, ये जो क्लिप टॉप है ये चलेगा कितनी बारी, 2 5 10 है, 0 to 9, तो ये चलेगा मेरे ख्याल में 5 टाइम्स। ठीक है जी, 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो क्लिप टॉप है ये 5 टाइम्स चलेगा। और फिर वही बात, यहाँ पे पहले 0 है, 0 1 2 3, पहले ये इंडेक्स पास होंगे, 2 से इंक्रीमेंट हो गया, तो अब 2 3 4 5, अब ये इंडेक्स पास होंगे। अब इसके बाद इंक्रीमेंट कितना होगा 4 का, तो 4 5 6 7 ये इंडेक्स पास हो जाएंगे। तो अब 6 हो गई, अब इंक्रीमेंट हो गया 6 हो गया, तो 6 7 8 9 ये इंडेक्स पास हो जाएंगे। अब क्या, तो 6 के बाद 8 हो गया। ठीक है, तो 8 9 10 11 ये इंडेक्स पास हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी ये जो हमने 10 और 11 इंडेक्स पे प्लेस की थी वैल्यूज़, ये भी यहाँ पे शामिल होना, क्लिप टॉप में शामिल होना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे अगर आखिरी इटरेशन पे यहाँ पे 8 क्योंकि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 8 9 10 11, तो मिला के ये तकरीबन 5 इटरेशंस बनती हैं। अच्छा यहाँ पे फिर के की वैल्यू 10 है, तो अब एन में क्या साइन होगा 5, और ये लूप भी 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है जी, ये जो हमारी ग्लोबल एरे है, अच्छा हम ना इस पोली वाई की जो जिसमें हमने इनपुट किया था वो हम अपडेट हो चुकी है। अगर मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे भी
ये जो ए आर आर हमारी ग्लोबल एरे थी, ठीक है जी। और कौन से ए आर आर देख लें, हमारी मेरे ख्याल में फ्लोट थी। ए आर आर हमारी फ्लोट टाइप की एरे थी, और जो पॉली वाई है वो भी फ्लोट टाइप की एरे है। लेकिन फ़र्क इतना कि ए आर आर ग्लोबल है और पॉली वाई लोकल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कि इंडेक्स बाय इंडेक्स यहाँ पे अब हमने वैल्यूज़ पॉली वाई में वो जो हमें कोऑर्डिनेट्स डाले थे, अब वो कोऑर्डिनेट्स नहीं है बल्कि अब अपडेट हो चुके हुए हैं। वो कोऑर्डिनेट, वो जो वैल्यू सारी अपडेट हो चुकी हुई हैं। अच्छा जी, इसी तरह ये वही हरकत कर रही है, ये बात वही है कि हमने अब इस पॉली वाई को दोबारा अपडेट कर दिया, और फिर उसके मतलब कि यहाँ पे चलने के बाद 10 और 11 इंडेक्स पर वो पहला वर्टेक्स रखवा दिया, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अब इस पॉली वाई को हम अपडेट करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? इस पॉली वाई को हम अपडेट करते जा रहे हैं। ये भी यहाँ पे भी कोड वही है, बिल्कुल एज इट इज़ वही पैटर्न, कोई फ़र्क नहीं कि यहाँ पे भी के की वैल्यू, ये जो फॉर लूप है क्लिप राइट, ये भी 10 टाइम्स चलेगा। ओ सॉरी, 10 टाइम्स तो इसकी कंडीशन बन रही है ना, तो मतलब 5 टाइम्स चलेगा। क्लिप राइट भी 5 टाइम्स चलेगा, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब कि के की अब नोट करें कि इस केस में ये जो मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है जी। इस केस में के की वैल्यू मैक्सिमम 10 हो रही है और एन की वैल्यू मैक्सिमम 5 हो रही है इस पूरे कोड के अंदर, ठीक है जी। कहने का मकसद इतना, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब क्लिप बॉटम चल चुका होगा ना, तो क्लिप बॉटम पे देख लेते हैं। हाँ, ये भी 10 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स चलेगा। क्लिप बॉटम भी 5 टाइम्स चलेगा। इसी तरह वो वैल्यूज़ अब पास होती जाएंगी, जिस तरह कि मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब ये चलने शुरू हो जाएगा ना, तो अब के की वैल्यू 8 है। क्लिप बॉटम जब चल चुका होगा मुकम्मल तौर पे 5 टाइम्स, तो के की वैल्यू 8 हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने ये कैसे कह दिया कि के वैल्यू 8 हो जाएगी? अगेन मैंने डिबगर इस्तेमाल किया, डिबगर की मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे, हाँ जी, के की वैल्यू 8 हो चुकी है, ठीक है जी। और उसने ये क्या करना है, राउंड क्या कर रहा है, राउंड की ये कर रहा है कि ये जो हमारी ए आर आर जो कि ग्लोबल एरे थी, उसको उसमें ए आर आर में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट को इंट में कन्वर्ट कर रहा है। पॉली चूँकि हमारी इंटीजर टाइप की एरे है, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे के की वैल्यू 8 है, तो मैंने आपको कहा था कि एनी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू मेक्स द इफ बुलियन कंडीशन ट्रू। चाहे यहाँ पे +8 हो चाहे -8 होता, तो इसने ट्रू हो ही जाना था। तो अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें क्या सूरत हाल है कि यहाँ पे हमने के की वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो यहाँ पे 4 कॉमा पोली हो जाएगा, और पोली हमारी कौन सी है? इंटीजर टाइप की एरे है। अच्छा जी, सेट कलर रेड कर दिया, रेक्टेंगल फिर ड्रॉ कर दिया, और ये सी आउट कर दिया, गेट सी स्क्रीन रो की, ताकि हमें आउटपुट थोड़ी देर के लिए नज़र आए, और हमने जो इनिट ग्राफ किया था उसको क्लोज ग्राफ कर दिया। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। देखें जी, येस वी हैव डिबगर इन टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। डिबगर का जिक्र मैं पहले भी करता आ रहा था। अच्छा, ये बड़ा पावरफुल टूल है। Yes, we have debugger in Turbo C++ compiler. We can check instantaneous changing values in variable and array. देखें जी, टर्बो सी प्लस का कंपाइलर, उसमें एक डिबगर की भी ऑप्शन है, और इसकी मदद से, डिबगर की मदद से, हम वो जो इंस्टेंटेनियस चेंजिंग वैल्यूज़ हो रही हैं देखें जी, वेरिएबल और एरे में वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है जी। वो जो इस लम्हे पर वैल्यू क्या थी, इस लम्हे पर वेरिएबल यानी कि वैल्यू क्या थी, इस लम्हे पर क्या थी, वो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखने के लिए, हम इस चीज़ को देखने के लिए हम वो डिबगर इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अब ये देखें, सी और सी प्लस प्लस आर स्टैटिक टाइप्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखें जी, ये स्टैटिक टाइप्ड है। अच्छा, ये अगर हम खाली सी को देखें, तो सी तो एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों के फीचर्स शामिल हैं, ठीक है। तो सी ज़रा ज़्यादा मतलब कि 2 वे काम कर रही है, ठीक है ना। इसमें लो लेवल के फीचर्स मौजूद हैं और हाई लेवल के भी फीचर्स मौजूद हैं। तो ये जो आप दो देख रहे हैं वो हाई लेवल के फीचर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद सी प्लस प्लस तो प्योरली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा जी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में सोच रही है। अच्छा, ये मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा जी सी और सी प्लस प्लस स्टैटिक टाइप्ड है। इससे क्या मुराद है? देखिए जी, स्टैटिक टाइप का मतलब ये होता है, कंपाइलर को जब कंपाइलर की कंपाइलेशन से पहले, मतलब कि कंपाइलर को पता हो बिफोर कंपाइलेशन
बिफोर कंपाइलेशन टाइप्स की मतलब टाइप्स आपने बतानी है। मतलब कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे इंट के कर दिया। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि आपने यहाँ पे इंट के देख रहे हैं, ठीक है जी। अभी मैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं थोड़ी और एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपने कहा इंट के, आपने कहा फ्लोट x1, फ्लोट y1, फ्लोट x2 y2, जो भी आपने कहा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, आपने टाइप बताई, ठीक है जी। आपको टाइप बतानी पड़ेगी, ठीक है जी। बिफोर कंपाइलेशन, टाइप्स नोन हो, ठीक है जी। कंपाइलर को ये टाइप्स पता हो बिफोर कंपाइलेशन या ड्यूरिंग कंपाइलेशन। बिफोर कंपाइलेशन या ड्यूरिंग कंपाइलेशन कंपाइलर को इनकी टाइप्स मालूम होनी चाहिए। तो ये है स्टैटिक टाइपिंग का मतलब, ठीक है। और सी प्लस प्लस की जो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये 50% स्ट्रांगली टाइप्ड हैं और 50% वीकली टाइप्ड हैं, ठीक है जी। जैसे कि उन सी और सी प्लस प्लस में बुलियन कंडीशन स्ट्रिक्ट नहीं है, बुलियन कंडीशन आर नॉट स्ट्रिक्ट, ठीक है जी। अब ये मैंने क्या बात की है, बुलियन कंडीशन स्ट्रिक्ट, इससे क्या मुराद है कि देखिए जी, यहाँ पे बुलियन कंडीशन यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ पे एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू मेक्स द इफ बुलियन कंडीशन ट्रू। यहाँ पे चाहे आप +10 रखें -10 रखें, इस बुलियन कंडीशन ट्रू हो जाना है। तो ये तो कोई बात ना हुई। मजीद ये कि इसने एक बाज़ औक़ात सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कर देता है। बाज़ औक़ात बाज़ सूरत हाल में वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कर देता है। तो भाई ये चीज़ बाज़ औक़ात एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है जी। बाज़ औक़ात ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है जी। और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये है कि ये बात मैं इस पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये होता है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये होता है कि एक टाइप से, अगर आपने एक टाइप से दूसरी टाइप में जाना है तो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन दरकार होगी। मतलब कि जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है वो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग को बिलोंग करती है, और जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो वीक टाइपिंग को बिलोंग करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक टाइप से दूसरी टाइप में जाना है तो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन चाहिए होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। और अगर आपने एक टाइप से दूसरी टाइप में चले गए और आपने कोई एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नहीं की, मतलब कि इम्प्लिसिटली आप एक टाइप से दूसरी टाइप में चले गए, तो ये वीकली टाइपिंग है, ठीक है जी। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि आपको वेरिएबल की टाइप बतानी होगी बिफोर कंपाइलेशन या ड्यूरिंग कंपाइलेशन। कंपाइलर को उन वेरिएबल्स की, उन एरेज की टाइप्स पता होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये है कि अगर आपने एक टाइप से दूसरी टाइप में जाना है तो आप इसकी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करो। और वीकली टाइप का मतलब ये है कि कंपाइलर बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी पैदा करेगा कि वो आपको बताएगा ही नहीं और एक टाइप से दूसरी टाइप में खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है जी। इसमें थोड़ी ये चीज़ भी शामिल है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि लाइब्रेरी मीन्स राइट लेस डू मोर। लाइब्रेरी का मकसद होता है, मतलब कि जैसे कि मैं आपको मिसाल दे रहा था कि ये देखें जी, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ये एक स्टेटमेंट काफ़ी है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ये एक स्टेटमेंट काफ़ी है। एक पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए ये एक स्टेटमेंट काफ़ी है, ठीक है जी। तो अब आप ये देखें, राइट लेस डू मोर आ गया जहन में? राइट लेस डू मोर, जी बिल्कुल आ गया जहन में। तो लाइब्रेरी का मकसद हो ये होता है कि राइट लेस डू मोर। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हो रही है, कि पहली बात तो ये है कि डोंट हेसिटेट टू यूज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को आप इस्तेमाल करते वक्त हिचकिचाएं मत, बिकॉज वी आर यूजिंग लाइब्रेरी एट द वेरी बिगिनिंग, ठीक है जी। आप लाइब्रेरी को आप ये मतलब ये लाइब्रेरी आप कोई पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये लाइब्रेरी का वास्ता तो आपको, जब आपने शुरू दिन से प्रोग्राम लिखना शुरू किए थे, इन लाइब्रेरीज का वास्ता तो आपसे पढ़ ही गया था, लेकिन आपको उस टाइम पता नहीं था। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी आउट, सी इन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है जी। अब देखें जी, आप बड़े मज़े से प्रिंट इफ लिख रहे हैं सी के अंदर। आप देखें जी, आप बड़े मज़े से प्रिंट एफ लिख रहे हैं सी के अंदर, स्कैन एफ लिख रहे हैं सी के अंदर। क्या ये फंक्शन आपने बनाए हैं? नहीं बनाए। तो ये फंक्शन कहाँ पढ़े थे? ये फंक्शन stdio.h की लाइब्रेरी में पढ़े थे। लाइब्रेरी तो आप शुरू दिन से इस्तेमाल करते आ रहे थे। अच्छा, मजीद ये कि ये सी आउट और सी इन ये ऑब्जेक्ट्स हैं, बताते खुद एक ऑब्जेक्ट्स हैं,
मतलब जब आप सी इस्तेमाल कर रहे थे तो आप शुरू दिन से फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, आपको इस चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद सी प्लस प्लस में आप शुरू दिन से सी आउट और सी इन करते आ रहे थे। ठीक है जी, आपको नहीं पता कि आप शुरू दिन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते आ रहे थे। ठीक है जी। और अगर आप देखें ना अगर आप कंपाइलर पे जाके सी आउट डॉट करेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि ये वाकई ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। सी आउट और सीन बताते खुद ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये क्या ये सी आउट और सीन आपने बनाए हैं? नहीं, आपने तो नहीं बनाए। कहाँ पढ़े हैं ये भाईजान? ये पढ़े हैं आयो स्ट्रीम। ये जो सी आउट है ना, ये ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और सी इन आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। और ये जो सी आउट और सीन पढ़े कहाँ हुए हैं? ये एस टी डी के नेम स्पेस में पढ़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये, डोंट हेसिटेट टू यूज लाइब्रेरी, वी आर यूजिंग लाइब्रेरी एट द वेरी बिगनिंग। ठीक है जी, ये लाइब्रेरी आपको पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप लाइब्रेरी तो शुरू दिन से इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो मतलब कि प्रिंट फॉर स्कैन इफ एस टी डी आई ओ डॉट एच वो लाइब्रेरी, और सी आउट और सी इन आई ओ स्ट्रीम डॉट एच और वो एस डी का नेम स्पेस। तो ये लाइब्रेरीज तो आप शुरू दिन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये पहली बार हम कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये तो हम शुरू दिन से इस्तेमाल करते आ रहे थे। तो अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी डिस्कशन करने के बाद रनिंग मैंने आपको दिखा दी, ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी। आपको मैंने दोनों कंपाइलर मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल से इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है जी। पहली बात ये है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। मैं आपको रिकैप करने की कोशिश करता हूँ जो हमने किया, और आखिर में हम डिबगर देख के बात ख़त्म करेंगे। अच्छा, मैं आपको फिर बताया कि देखें जी, डिफरेंट ग्राफिक लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। ठीक है जी। हम इस एल्गोरिदम को, सडरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग के एल्गोरिदम को हम सी बेस ग्राफिक लाइब्रेरी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओपन जी एल की ग्राफिक लाइब्रेरी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मजीद ये कि अगर आप सी बेस की ग्राफिक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप उसे रन कर सकते हैं टर्बो सी प्लस के कंपाइलर पर, आप उसे रन कर सकते हैं डेव सी प्लस के कंपाइलर पर, दोनों में रन करके दिखा दिया। सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब हमारा आखिरी स्टेप है कि डिबगर से मुलाकात करना, और ये आपके लिए नहायत ज़रूरी है। और तभी आप इसकी, और आप जब आप इस डिबगर को चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए जी, आप क्लिक करें इधर। अच्छा जी, ये टर्बो सी प्लस प्लस मैंने आपको बताया ना, आपने किसी भी एडिटर पे, जैसे कि नोट पैड प्लस प्लस, आपने ये नोट पैड प्लस प्लस पर कोड लिखना है और उसे सेव करना है टर्बो सी थ्री के प्रोजेक्ट से फोल्डर के अंदर, और वहाँ से आपने ओपन सोर्स फाइल करना है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, आपको भूल ना जाए। देखिए जी, आपने ओपन सोर्स फाइल देखें, ये ओपन सोर्स फाइल क्या खोल रहा है? ये ओपन सोर्स फाइल टर्बो सी थ्री के प्रोजेक्ट का फोल्डर खोल रहा है, और इसी में आपकी वो GR05 की फाइल पड़ी है, आपने इसे यहाँ से ओपन कर देना है। ठीक है जी। चले आए आपसे, अब आपको मैं डिबगर से मुलाकात करवाऊँ। अच्छा, मैंने एक और फाइल भी बनाई है, पहले मैं आपको वो फाइल ना दिखाऊँ। मैं आपको ये देखें, ये मैंने एक चेक डॉट सी पी पी बनाई है, जिसमें मैंने ये फाइल, ठीक है जी। इस फाइल में मैं कर क्या रहा हूँ, देखें जी, मैंने एक इंटीजर बनाया जी। मैंने जो 10 है वो int 1 में साइन किया, -10 में int 2 साइन किया, और int 3 में 0 साइन किया। ठीक है जी। और देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। अब int 1 में इस वक्त 10 पर है, int 2 में इस वक्त -10 पर है, और int 3 में इस वक्त 0 पर है। तो कहने का मकसद ये है, ये +10 और -10, ये जो बुलियन कंडीशन है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू मेक्स द इफ बुलियन कंडीशन ट्रू इन सी और C++। अब मैं इसको रन करूँगा ना, रन, तो देखें जी, दिस इज़ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज़ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज़ नॉन ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर, और जहाँ पे ज़ीरो था वो प्रिंट नहीं हुआ, और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ट्रू हो के अंदर प्रिंट होना शुरू हो गया। तो मतलब सी और C++ में थोड़ी बातें मैं आपको बताया ना कि ये स्टैटिक टाइप है, 50% स्ट्रांगली टाइप है, 50% वीकली टाइप है। तो ये वो सारी कहानी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुल रही है। अच्छा, बात वही डिबगर फिर उधर रह गया। चलें डिबगर से आपकी मुलाकात करवाऊँ। ये चेक डॉट सी पी पी GR05, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ऑल्ट एंटर करके मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी। आपने जाना है विंडो पर, विंडो पे जाके आपने करना है आउटपुट।
या आउटपुट हो जाएगी। आपने जाना है डिबग, डिबग पे जाके आपने कहना है वॉचेस और ऐड वॉच, और यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल्स के नाम देना, वेरिएबल्स के नाम देने हैं वन बाय वन, जैसे कि के दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगा विंडो और टाइल। टाइल का मतलब है वो एडजस्ट कर देता है। अब देखो, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि ये विंडो मुझे नहीं चाहिए, आपने कहना है इस पर क्लिक करके आपने कहना है क्लोज, ये विंडो बंद हो गई। आपने कहना है टाइल। अच्छा, मुझे ये विंडो भी नहीं चाहिए, इस विंडो को मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ टाइल। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहना चाह रहा था क्या, हाँ जी, देखिए जी, यहाँ पे आउटपुट विंडो भी खुल गई है और यहाँ पे वॉच वॉच भी खुल गया है। यहाँ पे अपने वॉच पे क्लिक करना है, इस विंडो पे आ गए। क्लिक का मतलब आप इस विंडो पे आ गए। अब आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कह देना है मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे आप टर्न बाय टर्न वैल्यूज एंटर करना शुरू कर दें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं x1 और एंटर कर दी, वेरिएबल का नाम, ओनली वेरिएबल का नाम। ठीक है जी, आपने यहाँ पे फिर डबल क्लिक किया, आपने इसी तरह एक और वेरिएबल, जो वेरिएबल्स आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं जैसे कि पॉली, ठीक है जी, एंटर कर दिया। फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपने कह दिया पॉली वाई। ठीक है जी, एरे का नाम भी आपने सिर्फ नाम इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये आउटपुट खुली है और ये वॉच है। ठीक है। अब आपने रन पे जाके आपने पहले इस विंडो पे क्लिक करना है, इस विंडो पे आ गए और फिर रन पे आके आपने कहना है ट्रेस इनटू, शॉर्ट कमांड है F7। ठीक है, आपने F7 करना है। ठीक है जी, F7 करना है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अब अपने ना सारी वेरिएबल्स, यहाँ पे आप अपने सारी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा दें, हर एक के नाम बारी बारी एंटर करना शुरू कर दें और यहाँ पे आप F7 करते जाएं, F7 करते जाएं। तो ये अब आपको दिखा देता हूँ, 200 200 F7 F7 का मतलब ट्रेस इनटू 400 F7, नंबर ऑफ साइड्स 4 F7, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 100 F7, 350 F7, 350 F7, 100 F7, 100 F7, 200 F7, 200 F7, 100 F7। अच्छा, अब आप देखें पॉली वाई, ये पॉली वाई है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके देखना शुरू कर देना है। पॉली वाई 0 पर 100 है, पॉली वाई 1 पर 350 है। ठीक है। तो मतलब कि आपने यहाँ पे वॉच का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये, अब आप यहाँ पे एक और वॉच भी शामिल करवा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं GD, ठीक है जी, मैं GD एंटर करवा दूँ। ठीक है जी, तो GD की वैल्यू इस यहाँ पे 0 है। तो मतलब कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स देखें और यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही हैं आप यहाँ पे डिबगर में देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं एक आई वेरिएबल में कहता हूँ आई को भी वॉच करो। देखो जी, आई की वैल्यू इस वक्त 8 है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो देखे ना, मैं आपको अब यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आई की वैल्यू 1 हो रही है, आई की वैल्यू 2 हो रही है। इसी तरह आप बाकी वेरिएबल्स को भी चेक कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी वो अच्छा, ये क्लिप लेफ्ट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिप लेफ्ट के बाद क्या हो रहा है। ये कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स। ठीक है जी, ये F7 का मतलब है ट्रेस इनटू। ये प्रोग्राम वहाँ पे आपके मतलब कि प्रोग्राम आपके भी इशारे पे चल रहा है, मतलब कि इशारे से चलने से मुराद है कि ये सेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये सेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर ये सेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, F7 करके। मैं आपको के की वैल्यू दिखाना चाह रहा था कि मैंने कैसे पता कर लिया, वो सारी बातें वो मैंने सारा ये डिबगर चला के दिखाया। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे अब यहाँ पे वॉच पे आए, देखें जी के की वैल्यू 10 हो चुकी है। इस क्लिप लेफ्ट जब 4 मरतबा चला तो के की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो इसी तरह ये प्रोग्राम चलता जाएगा और आगे मैं आपको इस चीज़ को डिबग करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आखिर में आके रिमूव ऑल वॉचेस करें और यहाँ पे इस पर क्लिक करें, विंडो और क्लोज़ करें। इस विंडो को भी आप क्लोज़ कर दें
और फिर करें टाइल, ये iostream डॉट एच, इसको यहाँ से क्लोज़ करें। ठीक है जी, फिर करें विंडो टाइल, तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। और अब इसकी आउटपुट मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो ऑल्ट एंटर से दोबारा छोटी स्क्रीन पे चलते हैं और ऑल्ट एक्स से डॉस बॉक्स क्लोज करते हैं। तो अब मैं आपको फिर वापस दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने ये देखा कि हम इस एल्गोरिदम को मुख्तलिफ ग्राफिक लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ये जो इस एल्गोरिदम को मुख्तलिफ कंपाइलर्स पे चला सकते हैं। मज़ीद ये कि हमने आखिर में डिबगर से बात की, डिबगर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। तो अच्छा, कहने का मकसद ये डिबगर आपको बहुत हेल्प कर रहा है कि ये जो मैं वैल्यू बता रहा था कि की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये मैं डिबगर चला चुका था। इसी तरह आप डिबगर में से वैल्यू डालते जाएं और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो चेंज हो रही हैं वो देखते जाएं। और मज़ीद ये कि ये जो वेरिएबल्स और एरेज बन रही होती हैं ये रैम में बन रही होती हैं। रैम इज़ अरेंज इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो मतलब कि ये जो रैम की एक्सेस है ये बड़ी कॉमन एक्सेस है। जब भी एक वेरिएबल क्रिएट होता है, जब भी कोई एरे क्रिएट होती है, तो वो रैम में जाके बनती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कैपेबिलिटी है कि वो कंप्यूटर के कंपोनेंट को एक्सेस कर सकें। तो और लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते वक्त घबराना नहीं है, क्योंकि आप प्रिंट इफ स्कैन इफ स्टॉप शुरू दिन से लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे थे, सी आउट सी इन शुरू दिन से लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ठीक है, लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते वक्त बनाना नहीं है। तो ये सारी डिस्कशन करने के बाद ओके, अल्लाह हाफिज़।